मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं डीआर यादव बोल रहा हूँ प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी अलीगढ़ से। आज हम आपके लिए प्रधानमंत्री क्या होते हैं, किस तरीके से भारत में उनकी उपयोगिता है और वहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, उस पर मैं उन युवाओं के लिए चर्चा करने जा रहा हूँ जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर यूपीएससी की परीक्षा में बैठने वाले हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम देने जा रहे हैं। डियर, आर्टिकल 74 की हम बात करें तो आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री का पद और उसकी मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। यानी आर्टिकल 74 में प्राइम मिनिस्टर का पद और उसकी कैबिनेट काउंसिल की चर्चा की गई है। और वहीं एक आर्टिकल को इसमें जोड़ दें, आर्टिकल 75 की बात करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। यहाँ पर दो आर्टिकल मैंने आपको बताया, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। डियर, वहीं एक आर्टिकल और बड़ा जिम्मेदार है, आर्टिकल 78। यानी आर्टिकल 78 में ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या होंगे देश के प्रति, वो आर्टिकल 78 में बात की गई है। डियर, हम देखते हैं आर्टिकल 108 और है जिसमें डियर ज्वाइंट सेशन को बुला लिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा को, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब डियर यही हम जैसे ही हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो यहाँ पर यह देखा गया है जब नई लोकसभा का गठन होता है, किसका, नई लोकसभा का गठन होता है तो प्रेसिडेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ऐसी सिचुएशन में डियर प्रधानमंत्री अपने विवेक का भी यूज करते हैं राष्ट्रपति अपने विवेक का भी यूज करते हैं, बट उनके लिए ये गाइडलाइन दी गई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जब लोकसभा के चुनाव के बाद सबसे बड़े यानी बहुमत दल का जो नेता होगा उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे। लेकिन डियर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब नई लोकसभा का इलेक्शन होता है तो किसी भी व्यक्ति के पास या किसी राजनीतिक दल के पास बहुमत नहीं होता, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को यानी सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं जो बहुमत सिद्ध कर सके। और ऐसी कंडीशन में उसे 1 मंथ यानी 30 दिन का समय तक दे सकते हैं कि वो बहुमत सिद्ध कर सके। प्यारे बच्चों, ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट हो जाते हैं तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बना आता है, क्या कोई भी व्यक्ति यदि दोनों सदन का मेंबर नहीं है तो क्या वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल। ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास मेजॉरिटी है बट वह किसी भी सदन का मेंबर नहीं है तो उसे भी भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकते हैं, बट विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन का मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का बने चाहे वह राज्यसभा का बने। और जैसे ही वह प्रधानमंत्री बन जाते हैं फिर वो अपनी कैबिनेट काउंसिल मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं और प्रधानमंत्री की इच्छा पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। डियर, जब कैबिनेट का गठन होता है तो प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट से अपने विश्वसनीय लोगों के लिए, अपने विश्वसनीय सदस्यों के लिए लोकसभा के अलग अलग विभागों का बंटवारा करते हैं और अपनी एक टीम बनाते हैं। डियर, उसी में एक टीम होती है कैबिनेट किचन जो लगभग 15 से 20 लोगों की होती है। उसमें खास विभाग के खास लोग प्रधानमंत्री के होते हैं, उसको कैबिनेट किचन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डियर, प्रधानमंत्री के अंदर वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है, यानी वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रमुख कौन होता है, उसमें राष्ट्रपति भी देगा प्रधानमंत्री भी देगा, तो आप टिक करेंगे किस पर, प्राइम मिनिस्टर पर। सरकार का प्रमुख होता है। और डियर, ये जो मंत्रिपरिषद होती है, कैबिनेट काउंसिल होती है, उसका चीफ होता है, वह कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी कैबिनेट काउंसिल से बाहर कर सकता है और कभी भी नए व्यक्ति को कैबिनेट काउंसिल में एंट्री दे सकता है। डियर, ये निचले सदन का नेता होता है। मैंने आपको बताया 2 सदन होते हैं पिछली क्लास में, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। यानी निम्न का मतलब लोअर हाउस, लोअर निचला सदन, ये निचले सदन का नेता होता है। डियर, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पीएम की अचानक मृत्यु हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। यहाँ से क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप ये याद रखेंगे, पीएम की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक विघटित हो जाती है, यानी शून्य हो जाती है। पूरी कैबिनेट काउंसिल क्या हो जाएगी,
शून्य हो जाएगी, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। डियर पीएम, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने के लिए, उसे यानी सत्रावसान करने के लिए उसे यानी एक तरीके से परामर्श देने की सारी पावर किसके अंदर होती है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर होती है। उस सत्र को आहूत करवा सकता है, सत्र का विघटन करवा सकता है, और वो ऐसे संबंधित जो सलाहें होती हैं वह भी देता है। देखिए, कभी भी इसके अंदर ये ताकत है कि लोकसभा को भंग करा सकता है। यानी प्राइम मिनिस्टर की ये ताकत है कि वो जब चाहे तब लोकसभा को डिसॉल्व करा सकता है। ठीक है, यानी राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है, राष्ट्र की जो नीतियां होती हैं, उनको भी मूर्त रूप कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर देता है, प्रधानमंत्री देता है। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। डियर, आजकल आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस कोविड-19 जो भारत में जिस तरीके से फैला हुआ है, पिछले दिनों में मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री प्रवक्ता पद की हैसियत से, क्योंकि मुख्य प्रवक्ता हैं, आपने देखा 3-4 बार आ चुके हैं कि हमको किस तरीके से घरों में रहना है, हमारी व्यवस्थाएं क्या होंगी। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रमुख प्रवक्ता की हैसियत से ये प्रवक्ता की दायित्व भी निभाते हैं। ठीक, ये सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। यानी प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो ये सेनाओं का कौन होता है? राजनीतिक प्रमुख। कभी कभी ये होता है कि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? डियर, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री ये पद पर रहते हुए खत्म हुए, श्रीमती गांधी भी पद पर रहते हुए खत्म हुई। ऐसी कंडीशन में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे, या फिर सरकार में जो मुख्य एक तरीके से मिनिस्टर हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे। जैसे जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का जब निधन हुआ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गुलजारीलाल नंदा जी को दी गई। यानी कार्यवाहक के रूप में किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई? यानी गुलजारीलाल नंदा। डियर, अगला प्रश्न ये भी आता है कि इसके अलावा यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या करते हैं? यानी स्पेशल सत्र को बुला सकते हैं। जैसे अभी तक ये 3 बार बुलाया गया है संयुक्त अधिवेशन। यानी संयुक्त अधिवेशन की हम बात करेंगे तो अब तक पूरे देश में कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार। पहला बुलाया गया था 1961 में। कब बुलाया गया? 1961 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और डियर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये दहेज के खिलाफ इन्होंने ये कहा था कि दहेज लेना अपराध होगा। आपने देखा है दहेज लेना अपराध है, ये तय किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संयुक्त अधिवेशन 1961 में। दूसरा ज्वाइंट सेशन बुलाया गया डियर 1978 में, और ये बुलाया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? 1978 में मोरारजी देसाई के द्वारा, और ये बैंक सेवाओं के लिए बुलाया गया था। तीसरा बुलाया गया था 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। यानी कब बुलाया गया? 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और ये बुलाया गया था कोटा के लिए, यानी टेररिस्ट कानून बनाया गया इसमें। तो डियर, इस तरीके से ज्वाइंट सेशन अब तक 3 बार बुलाया गया है। डियर, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं कि कितने चीफ मिनिस्टर अब तक प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसी कंडीशन में मेरा आइडिया है लगभग 6 लोग, यानी 5 से 6 लोग देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो मुख्यमंत्री थे। उनके मैं नाम बता देता हूं आपके लिए। कभी कभी क्वेश्चन भी यहां से पुट अप हो सकता है। डियर, क्वेश्चन है यानी ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कौन कौन बने हैं। तो डियर, यहां पर बने हैं मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह साहब, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा, और जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो यहां से ये क्वेश्चन पुट अप होता है, तो ये भी बना दीजिएगा। तो डियर, ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति हाथों में लेके रखते हैं। सारा डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों में है। तो ये देखा जाए, यानी हमारे प्रधानमंत्री की यदि तुलना राष्ट्रपति से की जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति की और भारत के प्रधानमंत्री की जो पावर है वो इक्वल है डियर। तो मैंने आपको ये बताया, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की क्लास बहुत अच्छे तरीके से आपने फॉलो की होगी, और आप इन सारी चीजों को तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके बन जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने मेरी क्लास को फॉलो किया है। और मैं आपसे ये कहूंगा कि प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके लिए अगली वीडियो हमारी इस तरीके से मिलती रहेंगी।